आत्मीय भाइयों एवं बहनों, आपको एक पुस्तक हमने पढ़ के सुनाई थी, बुद्धि बढ़ाने की वैज्ञानिक विधि। लेखक पंडित श्री राम शर्मा आचार्य। मस्तिष्क में शक्तियों के स्थान का चित्र भेजा था और बुद्धि बढ़ाने के उपाय, जिसमें पहला विषय था बुद्धिमान कौन। पहले तो ये जाना जाए कि बुद्धिमान कौन है, बुद्धि बढ़ाने के उपाय तो बाद में पता चली जाएंगे। इसी क्रम में बुद्धिमान कौन के बाद बुद्धि के अंग प्रत्यंग, जिनसे आप काम लेते हैं, बुद्धि का विस्तार करते हैं, वह कौन से अंग प्रत्यंग है। आइए इसी पर गुरुदेव के सूत्रों को, विचारों को आपको पढ़कर सुनाते हैं। भावुकता अर्थात कल्पना से प्रभावित होना बुद्धि का अच्छा गुण है। जिसमें भावुकता नहीं उसे या मूर्ख कहा जाता है। जिस व्यक्ति के मस्तिष्क में कल्पना की उड़ान नहीं उड़ती और विभिन्न प्रकार के मानस चित्र नहीं बनते एवं जैसी तैसी स्थिति में ही संतुष्ट रहकर जो उससे आगे की बात सोचने की जरूरत नहीं समझता, उसे पशु ही समझना चाहिए। ऐसे लोगों को बुद्धि बढ़ाने के लिए प्रथम मार्ग यही हो सकता है कि वे तरह तरह की कल्पनाएं करना और उनके मानस चित्र बनाना सीखें। बुद्धि यथार्थ में कल्पना का एक संस्कारित स्वरूप है। आपको एक व्यापार करना हो तो आपकी कल्पना शक्ति ऐसे मानस चित्र बनाएगी कि इस व्यापार को करने से अमुक को इतना लाभ होगा, इस वस्तु के ग्राहक अमुक स्थान में अधिक हैं, अमुक स्थान पर ये वस्तुएं सस्ती मिलती हैं, इसलिए इन्हें वहां से खरीदना चाहिए, और अमुक महीनों में अमुक प्रकार की वस्तुओं की बिक्री बढ़ जाती है और अमुक इस प्रकार की घट जाती है। अतएव समयानुसार आवश्यक वस्तुएं ही खरीदनी चाहिए। इस प्रकार की सारी व्यवस्था के कल्पना चित्र आरंभ में आप बनावेंगे और यदि निर्णय शक्ति ठीक हुई, अनुभव के आधार पर इस कल्पना में ठीक संशोधन कर सके, तो एक उत्तम योजना बन जाएगी और उसे कार्य रूप में लाकर लाभ उठाया जा सकेगा। किंतु जिसके मन में इस प्रकार की उड़ानें नहीं उड़ती, वह मजूरी करने या ढर्रे के काम पर चलते रहने के अतिरिक्त और कुछ न कर सकेगा। कहते हैं कि सपने देखो, केवल सपने से काम थोड़ी चलता है। सपने देखो तो उसे प्राप्त करने की योजना बनाओ, उसकी भी कल्पना करो, फिर उस पर चलने की कल्पना करो कि अब इस पर एक्शन कदम कैसे बढ़ाया जाए। तब आप उस सपने को साकार करने के लिए बढ़ जाएंगे। लेकिन कल्पना तो बनानी पड़ेगी, कल्पना तो करनी पड़ेगी, सपने तो देखने होंगे, तभी तो योजना बनेगी, तभी तो उस पर चलने का मन करेगा। कल्पना करना, ज्ञान के आधार पर उसका संशोधन करना और उससे प्रभावित होना, यह बुद्धिमानी की आंतरिक अवस्था है। किंतु जब तीनों का सामंजस्य नहीं होता तो इसमें अधूरापन रह जाता है। जो कल्पना चित्र ठीक बनाता है वह कवि हो सकता है, भावुक कहला सकता है, परंतु उसे व्यवहारिक भाषा में विद्वान नहीं कह सकते। उनके लिए एक बुरा शब्द शेख चिल्ली भी प्रयोग किया जा सकता है। कल्पना का औचित्य
उसको कार्य रूप में लाने की सरलता, कठिनता एवं तज्जनित परिणामों पर जिसका ज्ञान ठीक ठीक निर्णय कर लेता है, वह मध्यम श्रेणी का विचारशील व्यक्ति है। किंतु यदि उसके विचार और निर्णय उदासीनता लिए हुए होते हैं, तो वह योजनाएं तो खूब बनाता है और ठीक भी बनाता है, पर स्वयं उससे प्रभावित नहीं होता। प्रभावित हुए बिना किसी योजना को कार्य रूप में नहीं लाया जा सकता। पर उसके विचारों में उदासीनता होती है, सोचता रहता है पर कार्य रूप में लाने का साहस नहीं होता। दूसरा व्यक्ति उस कार्य को करता है और पर्याप्त लाभ उठाता है, किंतु पहला अच्छी योजना बना सकने की योग्यता रखते हुए भी कुछ कर नहीं पाता। इस श्रेणी के लोग दूसरों को उपदेश तो ठीक दे सकते हैं, परंतु अपने से कुछ नहीं करते बनता। उनकी योजनाएं गर्भ में ही पड़ी रहती हैं, प्रसव का अवसर ही नहीं आने पाता। कुशल व्यक्ति तो उसे कहना चाहिए जो परिस्थितियों के अनुसार कल्पना करता है, उसका ठीक संशोधन कर लेता है, और जो बात जच जाती है, प्रभावित करती है, तो निर्भयता पूर्वक उसे कार्य रूप में परिणत करता है। यो फल तो ईश्वराधीन है, उसका फल क्या मिलेगा ये आपके हाथ में नहीं, ये तो ईश्वर के अधीन है। सफलता असफलता का बहुत कुछ आश्रय परिस्थितियों पर निर्भर है, परंतु देखा यह गया है कि जिनकी बुद्धि के यह तीनों स्तंभ ठीक हैं, वह सफलता को प्राप्त करते हैं। तीन स्तंभ, आपको बताए थे। निर्बल कल्पना स्वप्न तुल्य है, उसको कुछ महत्व नहीं दिया जा सकता। ये तो बालकों के समान हवाई किला बनाना है, जिस कल्पना के साथ दिलचस्पी मिली होती है और उसके द्वारा मनुष्य प्रभावित होता है, वह भावना कहलाती है। भावना का प्रभाव कल्पना से अधिक है, फिर भी वह अपूर्ण है। चाहे जैसी भावना करते रहना अंधकार में भटकने के समान है, इससे कोई प्रयोजन ठीक ठीक सिद्ध नहीं होता। भावना का संशोधन निर्णय शक्ति द्वारा होता है। कल्पना, भावना और निर्णय शक्ति, और तर्कों की काट छांट के बाद जो विचार निश्चित होता है, वह परिपुष्ट होता है। पुष्ट विचारों में आध्यात्मिक तत्वों का सम्मिश्रण हो जाता है, जिससे उनका फल असाधारण कल्पना की अपेक्षा अनेक गुना बढ़ जाता है और वह विचारक को प्रभावित करने में बहुत अंशों तक समर्थ होता है। निर्णय शक्ति मध्यवर्ती होने के कारण उसका महत्व आदि व अंत वाले दोनों स्तंभों की अपेक्षा अधिक है। कोई मनुष्य यदि कल्पना कर सकता है और बिना विचारे उस पर आसक्त हो जाता है, तो वह एक खतरनाक मार्ग अपनाता है। ज्यों ही एक कल्पना उठी, त्यों ही उस पर आसक्त होकर कार्य रूप में लाने को तुरंत तैयार हो जाना, ऐसा दुर्गुण है जिसके कारण लोग अक्सर धोखा खाते और ठगे जाते हैं। कोई धूर्त उन्हें आसानी से बहका सकता है। अपनी ही कल्पना के आवेश में ये कुछ का कुछ कर बैठते हैं। आत्महत्या जैसे दुखद परिणाम निर्णय शक्ति के अभाव और आवेश में होते हैं। बहुत सारी आत्महत्याएं भी आप लोगों ने देखी और सुनी है। ये इसी वजह से होती है
जो कल्पनाएं आपके मस्तिष्क में उठे उनके संबंध में सबसे पहले विचार कीजिए कि उनसे हमारा कोई लाभ है या नहीं। यदि निरर्थक हानिकर कल्पनाएं उठती हैं तो उन्हें अपने मानस लोक से निकाल कर बाहर फेंक दीजिए। फिर मन को आज्ञा दीजिए कि उन्हीं की सीमा के अंदर कल्पनाओं की लहरें उत्पन्न करें। निर्धारित लक्ष्य और विधान की संकुचित गली में से निकलने वाली कल्पनाएं महत्वपूर्ण होती हैं और उन्हें भावना कहा जा सकता है। खुली हुई बारूद को आग पर डाला जाए तो वह भक्ख से जल उठेगी, किंतु यदि बंदूक की गोली को तंग मार्ग से निकलने को बाध्य किया जाएगा तो उसकी शक्ति अनेक गुनी बढ़ जाएगी और घोर शब्द करती हुई किसी प्राणी को मार डालने में समर्थ होगी। निर्धारित क्षेत्र में उपजी हुई कल्पनाएं यदि दिलचस्प हो तो भावना के स्वरूप में प्रकट होती हैं। ये भावनाएं कल्पना की तरह धुंधली और बहुमुखी नहीं होती, वरन स्पष्ट एवं निर्धारित दिशा में बहने वाली होती हैं। इन भावनाओं को तर्कों द्वारा संशोधन करना चाहिए। हमें निष्पक्ष न्यायाधीश की तरह अपनी निर्णय शक्ति को जज के आसन पर बिठाना चाहिए और विचारणी विषय के पक्ष विपक्ष में मन को दलीलें पेश करने की आज्ञा देनी चाहिए। जिस बात पर विचार करना है उसमें क्या लाभ और क्या हानि है, इनका पूरा लेखा सामने आना चाहिए। जिस प्रकार एक चतुर न्यायाधीश दोनों पक्ष की दलील सुनने के बाद उसमें झूठ सच का पृथक्करण अलग अलग करता है, उसी प्रकार विचारणीय विषय के औचित्य अनौचित्य का विशुद्ध ज्ञान और अनुभव के आधार पर निर्णय करना चाहिए। जिन जटिल विषयों के संबंध में अपना ज्ञान अपर्याप्त मालूम हो उनके संबंध में अन्य महापुरुषों की संपत्ति लेनी चाहिए, उनके ग्रंथ ले लेने चाहिए, उनकी पढ़ाई करनी चाहिए। इस प्रकार जो निर्णय कर लिया जाए विवेक बुद्धि जिसे करने की आज्ञा दे और हृदय के अंदर से जिसके करने में उत्साह उठ रहा हो उसे ठीक निर्णय मान लेना चाहिए। ऐसे स्थिर विचारों को कार्य रूप में लाने में अपयश और असफलता का मुंह नहीं देखना पड़ता और उनका कर्ता बुद्धिमान समझा जाता है। आइए अब आपको इसके अंग प्रत्यंग में बुद्धि के कौन कौन से अंग प्रत्यंग हैं अभी आपको ये बताया। कल्पना भावना निर्णय क्षमता बुद्धि के अंग प्रत्यंग जिनको तर्कों से काट छांट कर न्यायाधीश के समक्ष मन को सारी बातें रखने की छूट देनी चाहिए और फिर निर्णय लेना चाहिए। अब दूसरा इसका अंग प्रत्यंग एकाग्रता के बारे में आपको बताएंगे अगले वीडियो में। ओम शांति, प्रणाम।